हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर हमने परावर्तन का जो टॉपिक है उसका पूरा कंसेप्ट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, पहले जाकर वो वीडियो चेक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप वहाँ से नहीं देख पाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल के ऊपर, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पहले फ्रेंड्स आप वो वीडियो देखिए। आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक, अपवर्तन। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, परावर्तन का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप पहले वो वीडियो देखकर आए, क्योंकि अपवर्तन परावर्तन से रिलेटेड है। अगर आपने वो अच्छे से समझ रखा है तो अपवर्तन बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, वरना आज हम इसको स्टार्ट तो कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अपवर्तन। बेसिकली अपवर्तन की बात करें कि अपवर्तन होता क्या है, तो इसकी कुछ कंडीशंस है। हमने जब देखा था परावर्तन तो उसके अंदर एक सरफेस थी और उसी सरफेस पर हमने परावर्तक पदार्थ का लेप किया था, जिससे कि किरण आई और उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, अपवर्तन के अंदर माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं सरल माध्यम और दूसरे को हम कहते हैं सघन माध्यम। इस सरल को हम विरल माध्यम भी बोल सकते हैं। बेसिकली बात करें माध्यम किसे कहेंगे, तो प्रकाश किरण एक जगह से दूसरी जगह जिस रास्ते द्वारा जाती है वो रास्ता ही उसका माध्यम कहलाता है। जैसे अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल बस से जाते हो तो स्कूल बस आपका माध्यम हो गई। अगर आप कार से जाते हो तो कार आपका माध्यम हो गई। अगर आप पर्सनल साइकिल लेकर जाते हो तो साइकिल आपका माध्यम हो गई। उसी प्रकार अगर कोई प्रकाश किरण निर्वात में से गुजरती है तो उसका माध्यम निर्वात हो गया। अगर वह वायु में से गुजरती है तो उसका माध्यम वायु हो जाता है। अपवर्तन 2 माध्यमों के अंतर के कारण होता है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो अपवर्तन यानी नाम से स्पष्ट है जिसके अंदर अंतर आता हो। तो इसमें 2 माध्यम हो गए, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है जिसके कणों का आकार सूक्ष्म हो, अर्थात जिनके कणों के मध्य स्थान बहुत ज्यादा हो। जैसे कि गैस एक विरल माध्यम है क्योंकि उसके कण दूर दूर होते हैं। ठोस माध्यम, सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसके कणों का स्थान पास पास हो, यानी उसके कण जो हो वो निकट निकट हो। जैसे कि ठोस अवस्था जो होती है पदार्थ की, उसके सभी कण आपस में पास पास कनेक्टेड होते हैं, तो उनमें से प्रकाश का गुजरना इतना पॉसिबल नहीं होता है जितना कि गैसीय माध्यम में। तो यहाँ पर गैस जो है वह विरल माध्यम होगी। अगर हम किसी ठोस की या द्रव्य की बात करें तो वह उससे सघन माध्यम होगा। अब बात करते हैं अपवर्तन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अपवर्तन डिपेंड करता है 2 माध्यमों के कणों के बीच के अंतर के ऊपर। कि जैसे मान लीजिए यहाँ वायु है और यहाँ हमने ये एक कांच की स्लेब ले रखी है, तो दूसरा माध्यम हम कहेंगे कांच हो गया, अर्थात ठोस हो गया। वायु कांच की तुलना में सरल माध्यम है या विरल माध्यम है और कांच वायु की तुलना में सघन माध्यम है। अब बात करें कि जब प्रकाश किरण वायु में गमन करती है तो आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ वह निर्वात में होता है और वायु से बस थोड़ा सा कम होता है, यानी 2.98 × 10⁸। तो बेसिकली वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ के समान होती है, लेकिन जैसे ही वह कांच के अंदर प्रवेश करेगी तो उसकी चाल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस होता है वही अपवर्तन के अंदर आता है। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई आपतित किरण है जिसे मैंने नाम दिया है AB। अब फ्रेंड्स, जैसे ही ये कांच से टकराएगी तो आपको पता है प्रकाश सरल रेखीय गमन करता है, तो उसे कुछ इस प्रकार आना चाहिए ताकि ये बिल्कुल बेसिकली यहाँ तक D तक आती। लेकिन हमने देखा कि जब वायु में ये जाती तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन कांच के आने की वजह से यह कांच से टकराई और स्पीड इसकी कम होने की वजह से यह थोड़ी सी झुक गई और इसका जो पाथ था वो बेंड हो गया। अब ये बेसिकली इस प्रकार सीधे जा रही थी, अचानक ये हुआ कि कांच खत्म हो गया, वापस वायु आ गई, तो इसे रास्ता बहुत ज्यादा मिल गया, तो इसने वापस अपनी स्पीड पकड़ ली और वापस इस प्रकार जाने लग गई। तो फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चाहे विरल से सघन में प्रवेश करे या सघन से विरल में प्रवेश करे, तो वह इस अपवर्तक सतह से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वापस रिपीट करता हूं फ्रेंड्स
कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तक सतह से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये अपवर्तन डिपेंड करता है माध्यम के पास पास और दूर दूर कणों के आधार पर। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपवर्तनांक। बेसिकली फ्रेंड्स, अपवर्तनांक क्या होता है तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। अपवर्तन की जो घटना है वह अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करती है, और अपवर्तनांक होता है कि कोई माध्यम किसी दूसरे माध्यम की तुलना में प्रकाश की गति को कितना प्रभावित करता है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का वेग किसी माध्यम यानी कि निर्वात के अंदर अपॉन प्रकाश का वेग किसी माध्यम के अंदर, अर्थात C अपॉन A। C का मतलब यहाँ निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग, A का मतलब बेसिकली यहाँ मैं एयर से ले रहा हूँ, या आप यहाँ पे लिक्विड ठोस जो भी हो सकता है और माध्यम भी ले सकते हो। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वेग का, वही अपवर्तनांक कहलाता है। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वह प्रकाश की किरण को उतना ज्यादा विचलित करेगा, अर्थात उसमें अपवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है कि अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन इसलिए है फ्रेंड्स कि यहां पर जो प्रकाश का वेग है उसे भी हम मीटर पर सेकंड में काउंट करेंगे। अगर किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है उसे भी हम मीटर पर सेकंड में काउंट करेंगे। तो बेसिकली मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं बचता है। अतः अपवर्तनांक हमें लिखना है तो हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे 1.54, 1.44 ऐसे, अर्थात इसके आगे हम कोई भी मात्रक नहीं लगाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश की किरण कितना विचलित होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने मूल टॉपिक पे कि अपवर्तन अपवर्तनांक के कारण होता है। कैसे होता है, यहां देखिए ए बी कोई आपतित किरण है, तो इसे हमने नाम दे दिया आपतित किरण। सॉरी फ्रेंड्स। अब यहां ये अपवर्तक सतह है, यहां से किरण टकराएगी तो इसे बेसिकली सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये वापस घूम जाती है, तो ये हो गई अपवर्तित किरण, क्योंकि यहां से इसका अपवर्तन हो गया। अब फ्रेंड्स यहां वापस से इसका अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे जा रही थी, अचानक से माध्यम परिवर्तन हुआ और फिर से यह मुड़ गई, तो यहां फिर से इसका अपवर्तन हो गया और अब ये बाहर निकल रही है, तो हमने इसको लिख दिया निर्गत किरण। तो यहाँ पर जो AB है वह आपतित किरण है, ये जो BC है वह अपवर्तित किरण है, और CD जो है वो निर्गत किरण है। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर कोई अभिलंब डाल दें, जैसे मैंने अभिलंब डाल दिया MN, तो यहां पर देखो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी वह आपतन कोण कहलाएगा, जिसे मैंने कोण I से रिप्रेजेंट किया है। अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे हमने R से प्रेजेंट किया है। यहाँ फ्रेंड्स मैंने R1 और R2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार अपवर्तन हो रहा है तो R1, यहाँ वापस अपवर्तन हो रहा है तो R2। ये निर्गत किरण कोण बना रही है, तो इसे एक्सटर्नल रेस किरण यानी कि इसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, उसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम परावर्तन के नियम की तरह सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नियम है वह एग्जाम की दृष्टि से भी है कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जा का मतलब होता है फ्रेंड्स साइन थीटा का मान। मैथ के अंदर हम साइन थीटा को जा बोलते हैं, कोस थीटा को जा बोलते हैं और टेन थीटा को स्पर्श जा बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये बोल रहा है कि आपतन कोण की जा यानी कि आपतन कोण साइन आई का मान अपॉन अपवर्तन कोण की जा यानी कि साइन आर का मान, कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वह एक स्थिरांक होता है, और स्थिरांक का मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं n/1। यहां 2n का मतलब है फ्रेंड्स कि n2 अपॉन n1। n2 और n1 का मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक अपॉन माध्यम 1 का अपवर्तनांक। इसी प्रकार फ्रेंड्स ये जो मैंने लिखा आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कोई स्थिरांक इसका मान होगा। तो फ्रेंड्स ये थी अपवर्तन की परिभाषा कि अपवर्तन क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, किस क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए और इसके कौन कौन से नियम है। अब हम बात करते हैं कि अपवर्तन किसके द्वारा होता है और किस प्रकार से उससे प्रतिबिंब बनते हैं। अपवर्तन जो है वह लेंस के माध्यम से होता है और लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस फ्रेंड्स अभिसारी लेंस कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे हमने परावर्तन के अंदर देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है वह एक बिंदु पर फोकस करता है, उसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस है उसे हम अभिसारी लेंस कहेंगे क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दोनों की बनावट की। तो आप दोनों की शेप देख रहे होंगे। उत्तल लेंस किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो फ्रेंड्स हमने किरणों का चयन किया था दर्पण से प्रतिबिंब बनाते वक्त, तो यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ कुछ अलग बातें ये हैं कि एक्चुअल में ये जो लेंस होता है वह किसी एक गोले से नहीं आता है। इसमें दो गोले होते हैं, जैसे कि एक ये गोला है और एक ये गोला है। जब दो गोले आपस में मिलते हैं तो आप देख रहे हो इनके बीच में उत्तल लेंस बन रहा है। लेकिन बाई चांस मान ले कि दोनों गोले अलग अलग हैं और उन्हें हम मिला रहे हैं, तो यहाँ देखो अवतल लेंस बन रहा है। तो यहाँ पर दो गोले हैं तो दो केंद्र होंगे, दो फोकस बिंदु होंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इनका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम P से डिनोट करेंगे, जिसे कि हम ध्रुव नाम देंगे। किसी भी लेंस का मध्य बिंदु P से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक निश्चित दूरी मानी जाएगी जिसे हम F से डिनोट करेंगे फोकस बिंदु। अब यहाँ फ्रेंड्स फोकस भी दो होंगे तो इस तरफ वाले को हम F1 नाम देंगे और सेम दूरी इधर काउंट करेंगे तो इसे हम F2 नाम देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ दो केंद्र है तो दो केंद्र नहीं माने जाएंगे, इसलिए हम इतनी ही दूरी सेम काउंट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो केंद्र होता है वह फोकस दूरी का डबल होता है। तो एक फोकस दूरी हमने काउंट की, एक इतनी ही फोकस दूरी और काउंट करेंगे तो इसे हम नाम देंगे 2F1, यानी कि फोकस दूरी का डबल। तो उसमें हमने सेंटर मान लिया था, यहाँ हम सेंटर नहीं लेंगे, इसे हम 2F1 नाम देंगे। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2F2। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करें कि किरणों का चयन कैसे होता है, तो पहली किरण इसमें सेम रहेगी कि जब समांतर आती है तो वह फोकस से गुजरती है, और अगर फोकस से आती है तो वह समांतर गुजरती है। तीसरी किरण इसमें है कि जब ध्रुव से गुजरती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। बेसिकली फ्रेंड्स इसमें ये तीन ही है, एंगल वाली इसके अंदर कोई किरण नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे हो परावर्तन होता है तो टकराकर वापस मुड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें सीधी निकल जाती है। तो इसमें सिर्फ ये तीन ही किरणें काम में ली जाती है। अब फ्रेंड्स कुछ लोगों को यह दिक्कत होती है कि ये जो अपवर्तन होता है वो यहाँ से करवाए या इसके मिडवे से करवाए या इसके लास्ट में से करवाए। यानी 3 पॉइंट है मेरे पास, एक यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है सर हम कहाँ से किरण को मोड़े। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तक सतह से किरण मुड़ती है, तो यहाँ इसकी अपवर्तक सतह होगी ये स्टार्टिंग वाली। तो आप जो भी किरण मोड़ोगे वह आप स्टार्टिंग से मोड़ देना। बेसिकली यहाँ सेकंड से वापस अपवर्तन हो जाएगा उसका, लेकिन हम यहाँ पर इसका ध्यान नहीं देते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे लेकर थोड़ा नीचे कर सकते हो और फिर वापस थोड़ा ऊपर उठा के कर सकते हो, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ से किया करो तो आपका करेक्ट होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी स्थितियां है, कैसे इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और क्या उनके आकार और आकृति होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो पहले भी हमने बात की थी अनंत पर वस्तु बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए कहां से किरण आती है कुछ पता नहीं है। तो एक किरण समांतर आएगी तो उसे फोकस पर फोकसित कर दिया जाएगा,
दूसरी समांतर आएगी उसे भी फोकस पर फोकसित कर दिया जाएगा। अर्थात दोनों किरणें फोकस बिंदु पर फोकसित हो जाएगी और फोकस पर क्रॉस करने के कारण जो प्रतिबिंब होगा वो F2 के ऊपर बनेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आकृति आप देख रहे हो कि बिल्कुल बिंदुवत बनेगी और यह रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, इसे हम देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की जो आकृति होगी वह वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब बिंदुवत बनेगा, F2 पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करें कि जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में हो तो यहाँ भी वस्तु बड़ी होगी, क्योंकि दूर जा रही है लेंस से तो वस्तु बड़ी मानी जाएगी। यहाँ से एक किरण समांतर जाएगी तो उसे फोकस पर फोकसित कर दिया जाएगा। दूसरी किरण अगर आप फोकस से निकालना चाहो तो फोकस से निकाल सकते हो, आगे जाके समांतर हो जाएगी, या फिर आप चाहो तो प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव से भी गुजार सकते हो, यहां से भी बिंदु जाएगी तो दोनों F2 और 2F2 के बीच में मिलेगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह F2 व 2F2 के बीच बनेगा। वास्तविक और उल्टा बन रहा है, आकृति इसकी देखें तो यह छोटा बनेगा। मतलब फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये किरणें पता होनी चाहिए और आप बस जो रूल लगता है उसे लगा दो, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। आकृति आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रही है कि छोटा बन रहा है और कहाँ बन रहा है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बस आपको इन 3 किरणों का ज्ञान होना जरूरी है। अब आगे देखते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो जब वस्तु 2F1 पर होगी तो पहली किरण समांतर आएगी और फोकस से निकल जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से आएगी और सीधी निकल जाएगी। तो यह जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह 2F2 के ऊपर बनेगा, क्योंकि हमने परावर्तन में देखा था कि जब वस्तु C पर होती है तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है। यहाँ पर यह भी C की तरह काम करता है। तो जब वस्तु 2F1 पर होती है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। आकार कैसा होता है, तो आकार इसका बराबर होता है और प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें तो जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य बनती है तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। आकार देखें तो प्रतिबिंब आकार में बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जब वस्तु दूर थी तो प्रतिबिंब पास बन रहा था, छोटा बन रहा था। जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है वस्तु छोटी होती जा रही है और प्रतिबिंब दूर जाता जा रहा है और जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे बड़ा हो रहा है। अब जैसे हम अगले वाले में लें तो इस बार बिंब जो है वह F1 पर आएगा। तो F1 पर जैसे ही बिंब आएगा तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों किरणें आपस में कहीं पर भी मैच नहीं हो रही है। तो ये फ्रेंड्स सिंपल सी ट्रिक है इसे समझने की कि जैसे जैसे प्रतिबिंब पास आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब छोटा होगा और जैसे जैसे प्रतिबिंब दूर जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका लास्ट है कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र P या O के बीच हो तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ सेम दर्पण की तरह होगा कि जब वह ध्रुव और F1 के बीच हो तो यहाँ पर दोनों किरणें मैच नहीं होगी, वह पीछे की तरफ ही बनेगा। आइए देखते हैं कैसे ये बनता है कि जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो पहली किरण फोकस से गुजरेगी और दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी, तो दोनों कहीं पर नहीं बनेगी। तो हम इन किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि मानो ये पीछे कहीं पर जाकर मिलती होगी, अर्थात हम केवल इसका आभास कर सकते हैं कि शायद ये पीछे की तरफ कहीं मिलेगी, कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं। अतः जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी बनेगा और आप देख रहे हैं कि सीधा बनेगा। आकार की बात करें तो इससे बड़ा बनेगा और स्थिति अगर पूछी जाए तो जिस तरफ बिंब था उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, या फिर कह सकते हैं कि बाई तरफ ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ज्यादा इसमें कोई डिटेल वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार इसका किरणानेक बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अवतल जो लेंस होता है उससे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने कल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया था, से उसी प्रकार यहाँ अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनेगा,
क्योंकि वहां भी किरणें मिलेगी नहीं और वो पीछे की तरफ विसरित हो जाएगी और उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोई अवतल लेंस है और यह अपसारी लेंस होता है, तो इसके कारण जो किरणें होती है वह फोकसित नहीं होकर के इधर उधर फैल जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि मानो अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाकर मिल जाएगी। तो जब हम देखते हैं कि वस्तु अनंत पर हो तो यह कंफर्म नहीं है कि वस्तु कहां से आ रही, तो एक किरण यहां से आई, इसे भी इसने फैला दिया, दूसरी यहां से आएगी, इसे भी इस द्वारा फैला दिया जाएगा। तो जब हम किरणों को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो वह एफ पर मिल रही हो, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह एफ पर बनेगा और आप देख रहे हो कि यह बिंदुवत बनेगा। चूंकि यह उसी तरह बन रहा है तो यह आभास सी और सीधा बनेगा। अब फ्रेंड्स इस तरफ देखते हैं कि मान लीजिए अब कोई यह निश्चित दूरी पर है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी इसे हम मान सकते हैं। तो जब पहली किरण आएगी समांतर तो इसे यह फैला देगा और दूसरी जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वह प्रकाशिक केंद्र से ही सीधी निकल जाएगी। तो देखिए ये किरण एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। माना कि अगर हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये शायद यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस बार भी जो बनेगा प्रतिबिंब वह F1 पर बनेगा और वस्तु की स्थिति के आधार पर बनेगा। आप देख रहे हो यह आभासी और सीधा बनेगा और आकार की बात करें तो यह बिल्कुल छोटा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे अवतल लेंस से कुछ प्रतिबिंब का बनना। आगे हम बात करते हैं आवर्धन की। तो हमने जिस प्रकार दर्पण का आवर्धन देखा था उसी प्रकार लेंस का आवर्धन भी होगा कि जो बिंब है वह प्रतिबिंब से कितना बड़ा बनेगा या फिर कितना छोटा बनेगा। तो यहां भी सेम फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेंस m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, यानी कि एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि v अपॉन यू, अर्थात प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ माइनस का v अपॉन यू आएगा, वो इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि दर्पण के अंदर बिंब और प्रतिबिंब और बिंब दोनों ही बाईं तरफ होते, दोनों की दूरियां माइनस में होती है, तो वहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाते। लेकिन आप यहां देखो कि ये तो अवतल लेंस है तो यहां पर तो ये प्लस रहेगा क्योंकि दोनों बाईं तरफ है। लेकिन अगर उत्तल लेंस की बात करें तो एक तो बिंब जो होता है वह बाईं तरफ होता है तो उसकी दूरी माइनस में आएगी, प्रतिबिंब जो होता है वह दाईं तरफ बनेगा तो उसकी दूरी प्लस में आएगी। तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और अगर अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पर प्लस रहेगा। सेम वही नियम लगेगा फ्रेंड्स जैसे हमने कल लगाया था। अब हम बात करें लेंस सूत्र की, तो कल जो अपने दर्पण सूत्र पढ़ा था उसी के अनुसार लेंस सूत्र भी होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फ्रेंड्स बस इतना सा फर्क ये है कि वहां हमने प्लस किया था और यहाँ हमने माइनस किया है। रीजन वही है, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इस प्रकार ही निकलता है। यहाँ f का मान फोकस दूरी से है, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी से है और u का मतलब बिंब दूरी से है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वह है लेंस की समता। बेसिकली फ्रेंड्स लेंस की जो समता होती है वो बिल्कुल आसान है कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को कितना अभिसारित या कितना अपसारित कर सकता है, वही उस लेंस की क्षमता कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरण तथा अपसरण करने की जो क्षमता है उसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बिंब इतनी दूर पर है कि लेंस उसको फोकस बिंदु पर फोकसित करेगा, या मान लीजिए कोई किरण पास में है 2f1 पर रखा हुआ प्रतिबिंब है बिंब है, तो उसकी किरण को इस प्रकार अभिसरित करेगा कि वह फोकस बिंदु से गुजरे। या फिर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा दूर है तो उसकी भी किरण को इस प्रकार वह अभिसरित करेगा कि वह भी फोकस बिंदु से गुजरे। तो जब अनंत पर था तो भी फोकस बिंदु से गुजर रही थी, जब f पर आ गया तो भी f से गुजर रही थी, f1 पर है तो f2 से गुजरती है।
2f1 पर है तो भी f1 f2 से गुजर रही है। यानी हर बार किरण को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि वह फोकस बिंदु से गुजरे, इसी क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसी आधार पर जो हमारे चश्मे लगे होते हैं उनमें नंबर्स आते हैं कि प्लस का 1.5, प्लस का 1.2, इस प्रकार, ताकि उससे हमें इसकी क्षमता का पता चले कि ये कितना अभिसारित या अपसारित कर सकता है। इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कि P इज इक्वल टू 1/f, अर्थात किसी लेंस की जो क्षमता है वह उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होती है। अब फ्रेंड्स इसका मात्रक की अगर बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है D फॉर डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर, इसे हम बोलते हैं, इस कैपिटल D से इसका मात्रक दर्शाया जाता है। P बराबर 1/f इसका फॉर्मूला होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करें तो जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह दाईं तरफ बनता है, तो उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इसी वजह से जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो लेंस की क्षमता होगी वह भी प्लस में आएगी, प्लस डायोप्टर से दर्शाएंगे, और जो अवतल लेंस की क्षमता होगी वह माइनस के अंदर आएगी। तो फ्रेंड्स इसी आधार पर अगर आप कह सकते हो, अगर कोई व्यक्ति जो चश्मा लगा रखा है अगर उसका चश्मे का नंबर प्लस में आ रहा है तो आप कह सकते हो कि उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा है। अगर कोई आदमी माइनस के नंबर्स के अंदर अगर चश्मा है तो आप उसे कह सकते हो कि उसके चश्मे का लेंस अवतल लेंस है। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई होगी। इस आधार पर आपका ये जो चैप्टर है प्रकाश आज कंप्लीट होता है।